इस वीडियो में हम रीड लेवल 2 इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस पेपर में स्टार्टिंग में पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज ए डिटर्मिनर इन इट। इनमें से कौन से फ्रेज में डिटर्मिनर का यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कॉज ऑफ द ट्रबल। यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हुआ है और ट्रबल नाउन के लिए हुआ है, तो ये डिटर्मिनर का यूज होगा। चेंज फॉर द बेटर, दे भी यहाँ एक आर्टिकल है जो एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है, और बेटर के बाद कोई भी नाउन को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई नाउन के लिए ही द का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं चेंज फॉर द बेटर लाइफ, चेंज फॉर द बेटर बिहेवियर। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, वर्स देन बिफोर। यहाँ पर कोई डिटर्मिनर का यूज नहीं हुआ। अब ऑप्शन डी भी देखते हैं, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैनी भी यहाँ पर एक डिटर्मिनर होगा जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में डिटर्मिनर का यूज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि किस फ्रेज में डिटर्मिनर का यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता। लेकिन इनमें से 3 ऑप्शन में डिटर्मिनर का हम यूज कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में किसको सही माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट कोज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट इज इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज बीन यूज्ड एज। इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में इसका यूज किस फॉर्म में हुआ है। तो सेंटेंस देखते हैं, द रूट कोज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट। तो हम बता रहे हैं कि ये फैक्ट इस ट्रबल का मुख्य कारण है। तो इस यहाँ पर है का सेंस दे रहा है, और इसके बाद नाउन का यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं हो रहा। तो इस यहाँ पर एज ए मेन वर्ब काम करेगा और होने का सेंस देगा, तो इस यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। इनमें से किस एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज की फॉर्म बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए मच, मोर, मोस्ट ये करेक्ट होगा, क्योंकि मेनी, मोर और मोस्ट तो बी तो गलत होगा। बेड का बेड, वर्स और वर्स्ट होता है, तो सी भी गलत होगा। और अगर यहाँ पर लाइक की जगह लाइकली होता तो ये सही हो जाता, लाइकली, लाइकलियर और लाइकलीस्ट। अगर यहाँ पर लाइकली होता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। लाइकली का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, मतलब संभावित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड एज। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी वर्ड्स जिरेंट्स होंगे। किसी वर्ब को आईएनजी लगाकर अगर नाउन की जैसे यूज करते हैं तो उसको हम जिरेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एज ए नाउन यूज हो रहे हैं और ये जिरेंट्स होंगे। यहाँ पर स्टीलिंग का मतलब होगा चोरी, और नेग्लेक्टिंग का मतलब होगा उपेक्षा, और स्लीपिंग आउट का मतलब होगा क्लास से फरार होना। तो यहाँ पर स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग और स्लीपिंग आउट तीनों एज ए जिरेंट्स या फिर एज ए नाउन यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पजेसिव प्रोनाउन इन इट। इनमें से किसमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, बैड थिंग्स इन द चिल्ड्रन। यहाँ पर कोई पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा। फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, यहाँ पर देयर का यूज हो रहा है, लेकिन देयर पजेसिव एडजेक्टिव होता है या फिर डिटर्मिनर होता है। देयर का पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, तो ऑप्शन बी में भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखने से भी पता लग रहा है कि यहाँ भी कोई भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा। पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माइन, योर्स, आवर्स। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा, तो इसके ऑप्शंस गलत है। लेकिन देयर एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है जो प्रोनाउन से ही बना हुआ होता है, तो ऑफिशियल आंसर के में ऑप्शन बी को करेक्ट माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिल सकता है क्योंकि इसमें कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म द अपोजिट ऑफ द वर्ड लीगल। लीगल का अपोजिट बनाने के लिए इनमें से किस प्रीफिक्स का हम यूज कर सकते हैं। तो लीगल का अपोजिट होता है इलीगल, तो IL लगाकर हम इसका अपोजिट बना सकते हैं। करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट विच नेवर फेल्स इज। जो कभी फेल नहीं होता या फिर जो कभी गलती नहीं करता उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं। तो उसका करेक्ट वर्ड होता है इनफेलिबल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए देखते हैं, डज एन हैज ए कार। डज के साथ हैज का यूज नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। क्या एन के पास एक कार है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्योंकि डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है, और हैव का यूज यहाँ पर एज ए मेन वर्ब हो रहा है। तो डज एन हैव ए कार, क्या एन के पास एक कार है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, हैव एन ए कार। एन के साथ हैज का यूज अगर होता तो इसको सही हम मान सकते थे। डिड एन हैज ए कार, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म हैव होता है ना कि हैज, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप ही विल सक्सीड एट हिज वर्क, ऑन हिज वर्क, इन हिज वर्क और फॉर हिज वर्क। तो जनरली सक्सीड के बाद इन का यूज होता है। सक्सीड यहाँ पर वर्ब होगा और सक्सीड इन हिज वर्क, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार। अयावर मच मोर फास्टर, मच फास्टर और मच मोर फास्ट, इसमें से क्या आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर देन का यूज करते हैं तो देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री का हम यूज करेंगे
और फास्ट का कंपेरेटिव फास्टर होता है, ना कि मोर फास्ट, तो ऑप्शन डी तो गलत होगा। इसके अलावा फास्टर कंपेरेटिव का अगर यूज हो रहा है तो डबल कंपेरेटिव का हम यूज नहीं करेंगे। मच का कंपेरेटिव मोर होता है, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा, यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा। इसके अलावा ऑप्शन बी में भी मोर का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। द ओल्ड कार मूव मच फास्टर देन द न्यू कार, तो मच यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में है और ये मॉडिफायर का काम करेगा और कंपेरेटिव फास्टर को मॉडिफाई करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, तो ऑप्शन देखते हैं। वाई डिडंट यू टोल्ड मी दैट, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत होगा। वाई यू डिडंट टेल मी दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में वाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज पहले नहीं होता, तो ऑप्शन बी गलत होगा। वाई डिडंट यू दैट टेल मी, ये फॉर्म गलत होगा, टेल पहले आएगा और दैट बाद में आएगा, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई डिडंट यू टेल मी दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, तो टेंसेस के क्वेश्चन में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की थी। हमने देखा था कि इफ के साथ अगर कोई सेंटेंस है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, तो ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फ्यूचर का यूज हो रहा है, लेकिन इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सी गलत होगा। और ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हो रहा है, दोनों जगह विल का यूज हम नहीं करते। और ऑप्शन ए को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि विल के बाद बी का यूज नहीं होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद बी अरेस्टेड का यूज होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में होगा, तो ऑप्शन ए गलत होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा, विल दे बी अरेस्टेड, क्या वे अरेस्ट किए जाएंगे इफ दे रिफ्यूज टू लीव, अगर वो जाने से मना करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हिम होगा, तो इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही हो जाएगा। इसके बाद सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम वॉज का यूज करेंगे, और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो ऑप्शन सी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑल हिज फ्रेंड्स है, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बाय लगाकर हम लिखेंगे, तो ऑप्शन डी में बाय का यूज नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। उसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि अगर किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसको हम हटाते नहीं है, उसको भी एज इट इज लिखना होता है, तो ऑप्शन ए को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाफ्ट के बाद एट को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाय हिज ओल्ड फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिप्थोंग साउंड, इनमें से कौन से वर्ड में डिप्थोंग साउंड का यूज हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं। स्पीड, लिक्विड, पैटर्नल और आउट, तो देखने से हम बता सकते हैं कि आउट में डिप्थोंग साउंड का यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ये, तो ये का सिंबल होगा, और ये से सिर्फ ऑप्शन सी स्टार्ट हो रहा है, यीस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज हैव यूज्ड एज मेन वर्ब, इनमें से कौन से सेंटेंस में हैव एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो हैव जब एज ए मेन वर्ब यूज होगा तो उसके बाद में नाउन का यूज होता है, वर्ब का यूज नहीं होता। अगर हैव के बाद वर्ब का यूज हो रहा है तो वो एज ए हेल्पिंग वर्ब होगा, और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तो ऑप्शन बी गलत होगा, क्योंकि हैव के बाद लॉस्ट का यूज हुआ है, और लॉस्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसके अलावा बात करें आई हैव नेवर बीन, बीन भी बी की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैव के बाद यहाँ पर भी वर्ब का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। और ऑप्शन डी में भी हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। लेकिन ऑप्शन ए की बात करें आई हैव ए शावर एवरी मॉर्निंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका मतलब होगा मैं प्रत्येक सुबह स्नान करता हूँ। हैव ए शावर का मतलब होता है नहाना या स्नान करना, हैव ए बाथ, हैव ए शावर, इस तरीके से हम यूज करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड, इनमें से किस मेथड में इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों टेक्निक का यूज होता है, तो हमने देखा था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव टेक्निक का यूज होता है, और डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिव टेक्निक का यूज होता है, तो इन दोनों में तो एक एक टेक्निक का यूज होता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें बाइलिंगुअल मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का भी यूज करते हैं और टारगेट लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा मिक्सचर होता है। तो अगर इन दोनों मेथड में डिडक्टिव और इंडक्टिव का यूज हो रहा है तो ऑप्शन डी में दोनों टेक्निक्स का यूज होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर करिकुलम, किस कमीशन ने 1948 में इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को हमारे करिकुलम में एक्सेप्ट किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, इनमें से किसने इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज के लिए लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग ये ऑर्डर प्रपोज किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जे ब्राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टैब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन ऑफ अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, तो इनमें से किस टेक्निक में इंग्लिश के 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स का यूज होता है इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, जिसमें ड्रिल और प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश सीखी जाती है,
तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर्स। अगर होगा तो हम बता सकते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है वो किस मेथड के लिमिटेशन के कारण विकसित हुआ, तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की कुछ कमियों के कारण डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड सामने आया। डॉक्टर वेस्ट के मेथड में रीडिंग पर ज़्यादा फोकस था और डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंज। इनमें से किस सब्सटीट्यूशन में वेरिएबल्स चेंज नहीं किए जा सकते। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में कुछ सब्सटीट्यूशन टेबल्स होते हैं जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट वर्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो सिंपल सब्सटीट्यूशन में वेरिएबल्स को इंटरचेंज नहीं करते, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। इनमें से कौन सा कम्युनिकेटिव अप्रोच का एक एडवांटेज है, तो ऑप्शन ए देखते हैं इट टीचेज वेज ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के तरीके सिखाता है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम अपनी फीलिंग्स को और बातों को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तो ये तो इसका एडवांटेज होगा, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। तो कोई भी अगर एडवांटेज होगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। इनमें से कौन सा लर्नर के मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो मेंटल डेवलपमेंट होगा तो चीज़ों को समझना हम सीखेंगे, तो कॉम्प्रिहेंशन में हम चीज़ों को समझना और किसी लैंग्वेज को सुनकर उसको समझना सीखते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड। इनमें से कौन सा एक ऑडियो विजुअल टीचिंग एड है, तो जिसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टेलीविजन। ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ ब्लैंक क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ट्रू और फॉल्स। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैंक इवेल्यूशन। यूनिट टेस्ट किस तरीके के इवेल्यूशन का एक तरीका होता है, तो यूनिट टेस्ट की हमने बात की थी, फॉर्मेटिव तरीके का इवेल्यूशन होता है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ। इवेल्यूशन एक प्रोसेस होता है। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। असरटेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स। किसी आउटकम्स की वैल्यू और क्वालिटी को असरटेन करना, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव किया उसके एक्सटेंट के बारे में डिटरमाइन करना या पता लगाना, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के आउटकम्स को कंपेयर करना, तो ये भी करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। इनमें से सिचुएशनल अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है। टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड से टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इसको हम डिसएडवांटेज मान सकते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द टेक्स्ट बुक्स हेल्प द टीचर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। टेक्स्ट बुक्स किसी टीचर को किस तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। इट मेक्स हेल्प द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमेटिक। ये इंग्लिश को सिस्टमेटिक पढ़ाने में टीचर की मदद करते हैं, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे। ये टीचर को इधर उधर भटकने से रोकते हैं। इट फैसिलिटेट्स सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्टडी के लिए सुविधाजनक रहते हैं, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट के हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए। पजेसिव प्रोनाउन और डिटर्मिनर के क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन में पजेसिव एडजेक्टिव तो है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में किसको सही माना जाता है। इसके अलावा अगर डिटर्मिनर के क्वेश्चन की बात करें तो 3 ऑप्शंस में डिटर्मिनर का यूज हो रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।